हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने एमिनो अम्लों के प्रकार, एमिनो अम्लों के गुण एवं एमिनो यानी पेप्टाइड जो बंध हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोटीन की संरचना। तो प्रोटीन की जो संरचना है उनको चार भागों में विभाजित किया जाता है: प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना और चतुष्क संरचना। इन संरचनाओं में क्या अंतर होता है, किस प्रकार से एमिनो अम्ल बंधित होते हैं और एमिनो अम्लों के जुड़ने से जो पेप्टाइड जो बंध बनते हैं, उन पेप्टाइड बंधों के अलावा इन संरचनाओं में कौन कौन से बंध पाए जाते हैं। तो सबसे पहले है प्रोटीन की जो संरचना है। तो हमने डिस्कस किया था कि प्रोटीन एमिनो अम्लों के बहुलक होते हैं, लेकिन एमिनो अम्लों के बारे में जब उनका वर्गीकरण किया था तो वर्गीकरण का जो पहला आधार था NH2 यानी एमिनो समूह एवं कार्बोक्सिलिक समूह की स्थिति के आधार पर, तो पहला था एक अल्फा एमिनो अम्ल। और अल्फा एमिनो जो अम्ल हैं इनमें कार्बोक्स जो एमिनो समूह है यह कार्बोक्सिलिक समूह के सापेक्ष अल्फा स्थिति पर पाया जाता है। तो सबसे पहले क्या है कि प्रोटीन है ये अल्फा एमिनो अम्लों के बहुलक होते हैं जो पेप्टाइड बंधों के द्वारा बंधित होते हैं। यानी प्रोटीन है ये अल्फा एमिनो अम्लों के बहुलक होने के साथ साथ इन एमिनो अम्लों के मध्य पेप्टाइड बंध पाए जाते हैं। प्रोटीन की जो संरचना है उसको चार भागों में विभाजित किया जाता है: प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना और है चतुष्क संरचना। तो सबसे पहले अपने लेते हैं प्राथमिक संरचना। ये प्राथमिक संरचना है क्या, इसके द्वारा किसका निर्धारण किया जाता है। तो यहाँ पे देखो, जो प्राथमिक जो संरचना है, प्राथमिक संरचना में यानी प्रोटीन की जो प्राथमिक जो संरचना है उसका निर्माण किस प्रकार से होता है। तो एमिनो अम्ल, जब एमिनो अम्ल परस्पर पेप्टाइड बंधों के द्वारा जुड़कर एक रेखीय संरचना का निर्माण करते हैं, तो उन रेखीय संरचना का निर्माण होने से प्रोटीन की प्राथमिक संरचना का निर्माण होता है। अर्थात एमिनो अम्लों के परस्पर रेखीय क्रम में जुड़ने से प्रोटीन की प्राथमिक संरचना का निर्माण होता है। ये जो प्राथमिक संरचना है ये प्रोटीन की सबसे अस्थायी संरचना होती है। क्यों होती है? क्योंकि प्राथमिक जो संरचना है इनमें एमिनो अम्लों के मध्य केवल पेप्टाइड बंध पाया जाता है। प्रोटीन की प्राथमिक संरचना के द्वारा, जो प्रोटीन की जो प्राथमिक जो संरचना है इसके द्वारा एमिनो अम्लों की प्रकृति, अर्थात एमिनो अम्ल अम्लीय है, क्षारीय है या फिर उदासीन है प्रकृति। दूसरा, एमिनो अम्लों की संख्या एवं एमिनो अम्लों किस प्रकार से व्यवस्थित है उनकी व्यवस्था का निर्धारण प्राथमिक संरचना के द्वारा किया गया था। अब प्राथमिक जो संरचना है सबसे पहले किसके द्वारा देखी गई और किस संरचना का अध्ययन किया गया। तो सबसे पहले क्या है, सेंगर नामक वैज्ञानिक ने, इस सेंगर नामक वैज्ञानिक ने इंसुलिन हार्मोन की प्राथमिक संरचना का अध्ययन किया। अर्थात सेंगर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इंसुलिन हार्मोन की प्राथमिक संरचना का अध्ययन किया, जिसमें 51 एमिनो अम्ल दो श्रृंखलाओं में पाए जाते हैं। इन दो श्रृंखलाओं में जो फर्स्ट जो श्रृंखला है उनमें 30 एमिनो अम्ल, जबकि जो सेकंड जो एमिनो अम्ल है यानी जो सेकंड जो श्रृंखला है उसमें 21 एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। तो ये तो हो गई प्राथमिक संरचना। लेकिन इसका उदाहरण लेते हैं हीमोग्लोबिन।
तो हीमोग्लोबिन एक क्रोमोप्रोटीन है। हीमोग्लोबिन एक क्रोमोप्रोटीन है जो आरबीसी में पाई जाती है। आरबीसी में पाए जाने के साथ साथ ये जो हीमोग्लोबिन है ये 574 एमिनो अम्लों की इकाइयों से बना होता है। एमिनो अम्लों की इकाइयों से बना होता है। जब ये एमिनो अम्ल, ये जो हीमोग्लोबिन है, इनमें 574 एमिनो अम्ल एक इकाई के रूप में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। तो आगे होता क्या है कि जो सामान्य जो हीमोग्लोबिन है उनमें एमिनो अम्ल हैं, ये इस क्रम में व्यवस्थित होते हैं। परंतु एमिनो अम्लों की जो इकाइयों का जो क्रम है, उन इकाइयों के क्रम में यदि ग्लूटामिन एमिनो अम्ल के स्थान पर वेलिन अम्ल आ जाता है, अर्थात ग्लूटामिन एमिनो अम्ल का प्रतिस्थापन यदि वेलिन एमिनो अम्ल के द्वारा हो जाता है, तो सामान्य जो हीमोग्लोबिन है उसके जैविक गुणों में परिवर्तन आ जाता है, अर्थात इसकी जैविक सक्रियता नष्ट हो जाती है, जिससे व्यक्ति में सिकल सेल एनीमिया रोग हो जाने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो हीमोग्लोबिन एक क्रोमोप्रोटीन है जो आरबीसी में पाई जाती है, और ये हीमोग्लोबिन है, ये 574 एमिनो अम्लों के इकाइयों से बना होता है। सामान्य हीमोग्लोबिन में की इकाइयों में सामान्य हीमोग्लोबिन है, इन हीमोग्लोबिन में एमिनो अम्लों की जो इकाइयों का जो क्रम है, उन इकाइयों के क्रम में यदि ग्लूटामिन एमिनो अम्ल का प्रतिस्थापन एमिनो यानी वेलिन एमिनो अम्ल के द्वारा कर दिया जाए या उसका प्रतिस्थापन वेलिन के द्वारा हो जाता है, तो सामान्य हीमोग्लोबिन की जो जैविक सक्रियता या जैविक गुण है वो परिवर्तित हो जाते हैं, और उनके परिवर्तन से सिकल सेल एनीमिया रोग हो जाता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ये तो हो गई अपनी प्राथमिक संरचना। सेकंड है प्रोटीन की द्वितीयक संरचना। तो प्रोटीन की जो द्वितीयक संरचना है ये किस प्रकार की है, इनमें एमिनो अम्ल हैं, उन एमिनो अम्लों में पेप्टाइड बंधों के अलावा हाइड्रोजन बंध भी पाए जाते हैं। तो प्रोटीन की द्वितीयक संरचना, जो प्रोटीन की जो द्वितीयक संरचना है यह पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं की व्यवस्था को निर्धारण करती है, अर्थात प्रोटीन की ऐसी संरचना जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं की व्यवस्था का निर्धारण करती है द्वितीयक संरचना कहलाती है। जो द्वितीयक संरचना है ये पोलिंग एवं प्रोटीन की द्वितीयक संरचना पोलिंग एवं कोरे नामक वैज्ञानिक के द्वारा दी गई थी। प्रोटीन की इस संरचना में द्वितीयक संरचना वाले प्रोटीन अणु में जो अणु है ये सर्पिलाकार कुंडलित होते हैं, अर्थात प्रोटीन की जो द्वितीयक संरचना के जो अणु हैं ये सर्पिलाकार कुंडलित होते हैं, जिनमें पेप्टाइड बंधों के अलावा हाइड्रोजन बंध भी पाए जाते हैं। जब पेप्टाइड बंधों के अलावा इसमें हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं तो प्रोटीन की जो ये द्वितीयक संरचना है ये सबसे प्रत्यास्थ होती है। और प्रत्यास्थ क्या होती है कि ये गुण होता है जिसके अंतर यदि किसी वस्तु को खींचा जाता है तो खींचने पर क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है, लेकिन बाह्य बल यानी हटाया जाता है तो अपनी पूर्व अवस्था क्या कर लेती है, प्राप्त कर लेती है। अर्थात द्वितीयक संरचना वाले प्रोटीन अणु में प्रत्यास्था का गुण पाया जाता है, जो कि रेशेदार प्रोटीन, ऊन, बाल आदि में पाया जाता है। प्रोटीन की द्वितीयक जो संरचना है उसको दो भागों में विभाजित किया जाता है, अर्थात इसके यानी जो सर्पिलाकार जो कुंडलित होने का जो क्रम है वो किस प्रकार से होता है, अर्थात इसमें जो कुंडलन होता है वो दाईं तरफ होता है,
या फिर प्रोटीन अणु टेढ़े मेढ़े क्रम में व्यवस्थित होते हैं, तो द्वितीयक संरचना के जो प्रोटीन अणु हैं उसको दो भागों में बांटा जाता है। तो पहला तो है अल्फा हेलिक्स, अल्फा हेलिक्स। और अल्फा जो हेलिक्स है इसमें जो प्रोटीन अणु है उनमें दाईं तरफ घुमाव वाली सर्पिलाकार संरचना पाई जाती है। और जब दाईं तरफ सर्पिलाकार संरचना पाई जाती है, यानी दाईं तरफ घूम वाली सर्पिलाकार संरचना पाई जाती है, और इस अल्फा हेलिक्स में जो एमिनो अम्ल हैं, इन एमिनो अम्लों के मध्य अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। अल्फा हेलिक्स जो संरचना है वो किसमें पाई जाती है? तो एक तो प्रोटीन है क्रिएटिन प्रोटीन, क्रिएटिन प्रोटीन, मायोसिन जो मांसपेशियों में पाई जाती है मायोसिन, और एक है ट्रोपोमायोसिन। ये तो है, इनमें तो क्या पाई जाती है भाई? अल्फा हेलिक्स। लेकिन दूसरा देखें यानी सेकंड, तो ये है बीटा हेलिक्स। बीटा हेलिक्स इनकी जो संरचना होती है ये टेढ़ी मेढ़ी होती है, अर्थात जिगजैग प्रकार की होती है। इस अल्फा हेलिक्स में जो प्रोटीन जो अणु हैं उनके मध्य अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। तो ये हो गई द्वितीयक संरचना। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं तृतीयक संरचना प्रोटीन की। तृतीयक संरचना, और तृतीयक जो संरचना है इनमें क्या होता है कि इस संरचना में पॉलीपेप्टाइड जो श्रृंखलाएं हैं ये विशिष्ट स्थान पर मुड़ जाती हैं, अर्थात प्रोटीन की ऐसी संरचना जिसमें पॉलीपेप्टाइड जो श्रृंखलाएं हैं वो विशिष्ट स्थान पर मुड़ जाती हैं और मुड़कर लूप बना लेती हैं, और लूप बनाने से अणु अत्यधिक वलित होकर गोलाकार रूप धारण कर लेता है। तो जो ये तृतीयक जो संरचना है इसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं विशिष्ट स्थान पर मुड़कर लूप बनाती हैं। इनके लूप बनाने से अणु वलित होकर अत्यधिक वलित होकर गोलाकार रूप धारण कर लेता है। प्रोटीन की जो तृतीयक जो संरचना है त्रिविमीय होती है, अर्थात इसमें एमिनो अम्ल हैं ये तीनों अक्षों के सापेक्ष क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं, अर्थात तृतीयक जो संरचना है ये त्रिविमीय संरचना है। इसमें एमिनो अम्लों के मध्य पेप्टाइड बंधों के अतिरिक्त हाइड्रोजन बंध, डाइसल्फाइड बंध एवं स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। तो ये हो गई तृतीयक संरचना। लेकिन अब बात करें चतुष्क संरचना, तो जो चतुष्क जो संरचना है ये प्रोटीन की सबसे स्थायी संरचना होती है। क्यों होती है स्थायी संरचना? तो यहां पे देखो चतुष्क संरचना, अर्थात इस संरचना में तृतीयक संरचना की दो या दो से अधिक श्रृंखलाएं यानी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं आपस में बंधों के द्वारा बंधित होकर चतुष्क संरचना का निर्माण करती है। मतलब क्या हुआ कि यदि दो या दो से अधिक तृतीयक संरचना की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं आपस में बंधों के द्वारा बंधित होकर जिस संरचना का निर्माण करती है उसे कहा जाता है चतुष्क संरचना। और जो चतुष्क जो संरचना है इनमें तृतीयक संरचना की एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं बंधित होती हैं, और इनके बंधित होने से ये जो प्रोटीन है ये चतुष्क जो संरचना है ये प्रोटीन की सबसे स्थायी संरचना होती है। तो ये हो गया प्रोटीन की संरचना। उसके बाद में जो बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोटीन का विकृतीकरण। प्रोटीन का विकृतीकरण अर्थात प्रोटीन का विकृत होना, अर्थात प्रोटीन की जैविक सक्रियता का नष्ट होना, यह प्रोटीन का विकृतीकरण कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रोटीन का जो विकृतीकरण है ये किसके द्वारा होता है?
तो ये प्रोटीन का जो विकृतीकरण है ये उच्च ताप, अम्ल, क्षार, इनके द्वारा प्रोटीन का विकृतीकरण हो जाता है। प्रोटीन का विकृतीकरण होने से प्रोटीन की जैविक सक्रियता नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, जब प्रोटीन का जो विकृतीकरण होता है तो विकृतीकरण की जो प्रक्रिया है उस विकृतीकरण की प्रक्रिया में प्रोटीन का क्या होता है, स्कंदन होता है। नेक्स्ट, जो आपने पढ़ा है कि प्रोटीन की 3 संरचनाएं यानी 4 संरचनाएं होती हैं। पहली होती है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक और एक चतुष्क। चतुष्क क्या होती है, बहुत स्थायी संरचना होती है। ये क्या है, प्रोटीन की अस्थायी संरचना होती है। तो जब प्रोटीन का विकृतीकरण होता है तो प्रोटीन की द्वितीयक एवं तृतीयक संरचना टूट जाती है, यानी उसमें परिवर्तन होता है, लेकिन प्रोटीन की प्राथमिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पे देखो क्या है कि प्रोटीन का उच्च ताप या क्षार या अम्ल के द्वारा विकृत होना या नष्ट होना प्रोटीन का विकृतीकरण कहलाता है। उच्च ताप या अम्ल या क्षार, इनके द्वारा नष्ट होना प्रोटीन का विकृतीकरण कहलाता है। प्रोटीन का जो विकृतीकरण है, प्रोटीन के विकृतीकरण में प्रोटीन का स्कंदन यानी प्रोटीन के यानी विकृतीकरण की प्रक्रिया में प्रोटीन का स्कंदन होता है। नेक्स्ट, प्रोटीन के विकृतीकरण में प्रोटीन की जैविक सक्रियता नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्या है कि जब प्रोटीन का विकृतीकरण होता है तो प्रोटीन के जो विकृतीकरण है उन विकृतीकरण में द्वितीयक एवं तृतीयक संरचना परिवर्तित हो जाती है, अर्थात प्रोटीन की द्वितीयक एवं तृतीयक संरचना में परिवर्तन होता है, लेकिन प्रोटीन की जो प्राथमिक संरचना है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अब ये तो हो गया इस विकृतीकरण के बारे में होता क्या है जो सामान्य परिचय, लेकिन यदि इसके प्रकार के बारे में लिखें यानी पढ़ें तो प्रोटीन का जो विकृतीकरण है ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है अनुत्क्रमणीय विकृतीकरण और दूसरा होता है उत्क्रमणीय विकृतीकरण। अनुत्क्रमणीय विकृतीकरण, अब क्या है कि अनुत्क्रमणीय विकृतीकरण क्या है कि ऐसा विकृतीकरण जिसमें विकृतिकारक अभिकर्मक क्या है, या तो उच्च ताप या अम्ल या फिर क्षार, इनको प्रयुक्त करने पर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला यानी एमिनो अम्लों यानी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के मध्य उपस्थित हाइड्रोजन बंध यानी हाइड्रोजन बंधु के टूटने से पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं खुल जाती हैं, अर्थात पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं अलग अलग हो जाती हैं। परंतु विकृतिकारक अभिकर्मक के पुनः हटाने से यानी इसके हटाने से हाइड्रोजन बंध है यह पुनः स्थापित नहीं होने से प्रोटीन अणु अपनी पूर्व स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाता, वो कहलाता है अनुत्क्रमणीय विकृतीकरण। और अनुत्क्रमणीय विकृतीकरण का उदाहरण है अंडा और दूसरा होता है दूध का दही में बदलना। ये क्या है, अनुत्क्रमणीय विकृतीकरण के उदाहरण। तो पढ़ते अपन अनुत्क्रमणीय विकृतीकरण। यह जो विकृतीकरण है ये उच्च ताप या अम्ल या क्षार की उपस्थिति में संपन्न होता है। जब ये विकृतिकारक अभिकर्मक प्रयुक्त किए जाते हैं तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के मध्य उपस्थित हाइड्रोजन बंधुओं के
टूटने से पेप्टाइड जो श्रृंखलाएं, पॉलीपेप्टाइड जो श्रृंखलाएं हैं, ये अलग हो जाती हैं, परंतु विकृति कारक अभिकर्मक के हटाने के उपरांत हाइड्रोजन बंधु के पुनः स्थापित नहीं होने से पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं अपनी पूर्व स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाती, तो ऐसा विकृतीकरण कहलाता है अनुत्क्रमणीय विकृतीकरण। अनुत्क्रमणीय विकृतीकरण का उदाहरण अंडा है। अंडा है, इस अंडे में क्या पाई जाती है? एक घुलनशील एवं गोलाकार एल्बुमिन प्रोटीन पाई जाती है। जब अंडे को उबाला जाता है तो उबालने पर जो घुलनशील एवं गोलाकार जो एल्बुमिन प्रोटीन है, इनका स्कंदन हो जाता है और स्कंदित होकर ये एविलर ठोस में परिवर्तित हो जाती है। परंतु जब अंडे को ठंडा किया जाता है तो यह अपनी पूर्व स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाती। और सेकंड जो एग्जाम्पल है वो है दूध का स्कंदन या दूध का अवक्षेपण। यह होता है अनुत्क्रमणीय विकृतीकरण। नेक्स्ट, प्रोटीन के प्रकार। नेक्स्ट टॉपिक प्रोटीन के प्रकार, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे।